हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो अर्थशास्त्र के यानी कि एसएसटी सामाजिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जो आर्थिक शब्दावली है वो बताऊंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एक या दो क्वेश्चन तो आपके यहाँ से आते ही है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। वैसे जीके में आपके अर्थव्यवस्था वाला जो पोर्शन है उसमें इसका संबंध नहीं है, तो उसके लिए आपके पोर्शन आता भी नहीं जीके में, तो इसके लिए जीके के लिए आप इसको तैयार न करें। जीके के लिए केवल आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए केवल जो आप कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र और जो आपके व्यापार के जो आंकड़े हैं वही आपके काम आने वाले हैं, जो मैं आपको अलग से करवा रहा हूँ। ये केवल आपके अर्थशास्त्र के लिए ही एसएसटी अर्थशास्त्र विषय चलता है। उसमें से जो आपके 19 क्वेश्चन आते हैं, 19 क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, तो इनके प्रमुख जो आर्थिक शब्दावली है वो आपको अच्छे से याद होना आवश्यक है। देखो, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप ये मत सोचना कि ये चीज़ कहाँ है, हमने कभी पढ़ी नहीं, तो ये चीज़ें आपके कहीं ना कहीं टपकती ही है, तो इसको आप ध्यान से विशेष रूप से देखें और समझें इन चीज़ों को कि क्या है क्या नहीं है। रेपो दर क्या होती है, नंबर एक। तो अब नंबर एक तो रेपो दर, नंबर एक आपको ये समझना है कि रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात, सावधिक तरलता अनुपात, बैंक दर, ये आपको 5 चीज़ें आपको याद रखनी होगी, क्योंकि आपकी मौद्रिक नीति वाली है। मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति, मुद्रास्फीति है, तो बैंक में जरूर चलती है आपके, तो इनको आपको पता भी होगा। वैसे आपको मैंने करा भी दिया, फिर भी आप यहाँ पर एक बात देखिए। रेपो दर क्या होती है, अब यहाँ पर देखो, रेपो दर होती है अल्पकालीन होती है। क्या होती है? अल्पकालीन। इसके बात पर ध्यान देना, क्वेश्चन पे वहां पर दीर्घकालीन पा सकता है, इसलिए अल्पकालीन यानी कि कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए नहीं। ऐसे नहीं कि 2 साल 1 साल, केवल कुछ समय के लिए अल्पकालीन आवश्यकता है। तो जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक से जब व्यापारिक बैंक ऋण लेते हैं उसको रेपो दर कहते हैं। जैसे मान लीजिए व्यापारिक बैंक है, अब व्यापारिक बैंक में जैसे मैं लोन लेने जा रहा हूँ बैंक में, अब बैंक के पास पैसा नहीं है तो मेरे को लोन कहाँ से देगा, तो फिर व्यापारिक बैंक कहाँ जाएंगे पैसे के लिए? तो आरबीआई के पास जाएंगे, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास जाएंगे, और भारतीय बैंक फिर उनको क्या देता है? पैसा देता है बैंकों को। अब वर्तमान में क्या है दर? वर्तमान में अभी जो आपके नवंबर चल रहा है, नवंबर 2024, तो वर्तमान में जो दर है वो है आपकी 6.50 की दर है। यानी कि जो अभी वर्तमान में जो व्यापारिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर पैसे प्राप्त करते हैं वो 6.50 है। अब 6.50 से तो बैंक ले रहे हैं उनसे, आरबीआई से, तो क्या आप उनको 6.50 से कम देंगे क्या? नहीं, आप उनको उससे बढ़कर ही देंगे। यानी कि अगर रेपो दर अगर ये घटती है तो अपनी जो लोन जो बैंक से लेते हैं उसकी दर भी घटेगी। अगर रेपो दर बढ़ती है तो हमारा जो ईएमआई है, यानी कि जो अपनी जो लोन लेते हैं तो लोन की जो अपनी जो है ब्याज वो भी बढ़ेगा अपना। अगर आपको लोन लेना है तो आप ये देखें कि रेपो दर वर्तमान में क्या है। जैसे वर्तमान समय में रेपो दर बहुत ज़्यादा है तो वर्तमान बैंक में लोन महंगा देते हैं, यानी कि रेपो दर जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे लोन में महंगा अपन को मिलेगा। तो ये क्यों? अगर रेपो दर कम होगी तो अपन को लोन भी सस्ता मिलेगा, क्योंकि व्यापारिक बैंक स्वयं आरबीआई से ले ले, तो आरबीआई से जो खुद ले रहे हैं लोन, तो अपन को भी उससे ज़्यादा लोन देंगे, खुद भी कमाएंगे। ठीक है। दूसरा, रिवर्स रेपो दर। रिवर्स का मतलब, अब रिवर्स में क्या होता है कि अब इसमें भी ये अल्पकालीन ही है। इसमें क्या करते हैं कि आरबीआई व्यापारिक बैंकों से नकदी प्राप्त करता है। बहुत सी बार क्या होता है, बैंकों के व्यापारिक बैंकों के पास नकदी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि लोन लेने वाले बहुत कम होते हैं। जैसे मुझे लोन की आवश्यकता नहीं है, मैं पैसा जमा कर रहा हूँ बैंक के पास, अब बैंकों के पास बहुत सारी नकदी होगी तो क्या करेगा? तो क्या करता है कि अगर आप बैंक चाहे तो वो व्यापारिक बैंक चाहे तो आरबीआई के पास पैसा जमा कर सकते हैं, और वर्तमान में उसकी दर है 3.35। क्योंकि अगर जो बैंक अगर आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के पास पैसा जमा करेंगे तो वो उसको 3.35% के हिसाब से उसको ब्याज देंगे। ये दर है वर्तमान में। ठीक है। इसके बाद में नगद आरक्षित अनुपात, यानी कि CRR, इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। नगद आरक्षित अनुपात, इसका मतलब ये है कि कम से कम नगद आरक्षित अनुपात, यानी कि आरक्षित का मतलब ये है कि कम से कम आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि बैंकों को कुछ हिस्सा, अपनी रकम का कुछ हिस्सा आरक्षित रखना होगा बैंक, रिजर्व बैंक के पास। यानी कि वो नकदी जो व्यापारिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो वर्तमान में अगर जैसे बैंकों के पास मान लो कुल रकम 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से 4.5 रुपए तो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा व्यापारिक बैंकों को, एक तरह से गिरवी के रूप में।
यानी कि 4.50 है वर्तमान में क्या नगद आरक्षित अनुपात। तो ये भी आपको यहाँ पर पूरी चीजें वर्तमान जो करंट की चीजें हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। 6.50 तो रेपो दर है वर्तमान में, बहुत बार मिलाने वाला आता है आपके को। वर्तमान रिवर्स रेपो दर क्या है तो वर्तमान में 3.35 है। नगद आर्थिक अनुपात क्या है तो वर्तमान में 4.50 है। और लास्ट है आपके सावधिक तरलता अनुपात SLR। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्वयं, यानी कि बैंकों को भी स्वयं अपने पास कुछ राशि निश्चित रखनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आज बैंक अगर मान लीजिए पूरी तरीके से अपने पास जितना पैसा है पूरा लोन के रूप में बांट दे, तो ऐसा नहीं कर सकता। RBI का निर्देश है कि बैंक अपना पूरा पैसा जितना भी है वो लोन नहीं बांटेगा, वो उधार नहीं देगा, उसको कुछ हिस्सा अपने पास यानी कि संकट के लिए बचने के लिए अपने पास रखना पड़ेगा। तो इसमें कहा गया है सावधिक तरलता अनुपात SLR में कि वाणिज्यिक बैंकों के पास एक निश्चित रकम अपने पास रखनी पड़ती है, यानी कि वर्तमान में कितनी है 18%। इनमें घटत बढ़ोतरी होती रहती है, यानी कि बैंकों के पास 100 रुपए में से 18 रुपए तो अपने पास रखने ही पड़ेंगे, उन 18 रुपये को तो अपने पास स्वयं के पास रखना पड़ेगा। और 4.50 उसको RBI के पास रखना पड़ेगा, यानी कि लगभग 22.50 जो पैसे हैं रुपए हैं वो तो अपने पास उनको रखने पड़ते हैं सुरक्षित। इस बात को आपको यहाँ पर समझना होगा। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे इन शब्दावली को। आगे बात करते हैं। देखो टपकन सिद्धांत क्या है, टपकन सिद्धांत क्या कहता है। अर्थशास्त्र में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं। टपकन सिद्धांत उच्च विकास दर का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पे बैठे हुए लोगों को मिलना चाहिए, ये टपकन सिद्धांत है। यानी कि जो भारत में जो विकास दर हो रही है तो विकास दर का जो लाभ है वो समाज के जो आदिवासी लोग हैं, जो सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, उनके पास भी पहुंचे, तो ये सिद्धांत टपकन सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, पहुंचने का सिद्धांत क्या है, टपकन सिद्धांत है। वेब्रिज वक्र चक्र क्या है, वेब्रिज में आप देखोगे यहाँ पर वह है क्या, यहाँ पर वह बेरोजगारी में भी वह है, तो आप समझना कि वेब्रिज चक्र है वो बेरोजगारी से संबंधित है। ये चक्र ये बताता है कि बेरोजगारी के स्तर और रोजगार की उपलब्धता के स्तर के बीच में एक आरेख बनाता है। यानी कि अगर मान लीजिए अगर रोजगार मिल रहा है तो बेरोजगारी कम रहेगी, अगर सब लोगों को रोजगार मिल रहा है तो क्या होगा, बेरोजगारी कम रहेगी। अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, यानी कि अगर एक कम होगी तो एक बढ़ेगी और एक दूसरी बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, यानी कि दोनों में उल्टा संबंध होता है। तो वेब्रिज चक्र बेरोजगारी और रोजगार के बीच के स्तर को नापता है, जो एक तरह से दोनों में विलोम संबंध मिलता है। क्या मिलता है, विलोम संबंध। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो रोजगार कम होगा, अगर बेरोजगारी कम होगी तो रोजगार बढ़ेगा, तो दोनों में विलोम संबंध मिलता है। किसमें, वेब्रिज चक्र के अनुसार। ये बेरोजगारी और रोजगार के बीच के स्तर को दर्शाता है, ये भी बहुत सी बार आ चुका है। अगला है मुद्रा गुणांक। मुद्रा गुणांक जिसे आपने पढ़ा हुआ मुद्रा के बारे में, मुद्रा के कारक है, जैसे M0 है, M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, ये मुद्रा अलग अलग है। तो मुद्रा गुणांक क्या है, मुद्रा गुणांक M0 से M3 का अनुपात है, यानी कि M3 M0 का अनुपात है, यानी कि M0 को प्रालक्षित मुद्रा और M3 को वर्ध मुद्रा कहते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगला है पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग क्या है, पंप प्राइमिंग का मतलब ये है कि ये अवधारणा J.M. किन्स्की है। किसकी है, J.M. किन्स्की ये अवधारणा दी थी पंप प्राइमिंग की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके अनुसार अगर जैसे किसी देश में मंदी आ जाए, मंदी का मतलब है कि बिल्कुल मंदी आ गई, कुछ भी बिक नहीं रही, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वे क्या करें। तो इसके अनुसार किसके अनुसार कि सरकार को अधिक से अधिक निवेश करना चाहिए, अधिक से अधिक पैसा बाजार में पहुंचाना चाहिए, चाहे वो कुछ काम आए नहीं, लेकिन मंदी दूर करने के लिए बड़े निवेश करने की आवश्यकता की गई सरकार को। अधिक से अधिक पैसा सरकार कहाँ पहुंचाए, बाजार में पहुंचाए, ताकि लोगों के पास पैसा आए, और पैसा आएगा लोगों के पास तो वो अधिक से अधिक खरीदारी करेंगे। यही पंप प्राइमिंग है, यानी कि मंदी को दूर करने के लिए सरकार अधिक से अधिक निवेश करे बाजार में, अधिक से अधिक पैसों को पहुंचाए बाजार में, जिसको एक पंप प्राइमिंग कहते हैं। कौन कहता है, J.M. किन्स्की। ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI, इसके बारे में बहुत सी बात हो गई है, तो इसमें आपको एक बात रखना है, FDI का जो ये वाला क्वेश्चन है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाला, ये आपके जीके प्रश्न पेपर में पूछा जाता है हमेशा। इसमें जैसे भारत में सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, भारत में सर्वाधिक FDI किस क्षेत्र में हो रहा है, भारत में किस देश से सर्वाधिक FDI आता है, ये अलग अलग ही क्वेश्चन बहुत सी बार आता है, और एक क्वेश्चन तो इससे आएगा इसे जीके प्रश्न पेपर में, तो इसको यहाँ पर ध्यान देना है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में FDI क्या है, इसमें है भौतिक संपदाओं में, केवल भौतिक संपदाओं में,
बहुत सी संपदाओं जैसे आपकी फैक्ट्री हो गई, आपके कोई गोदाम हो गया, आपके कोई बहुत बड़ी बांध हो गया, या कोई पुलिया हो गई, अलग अलग चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं। तो अब बहुत सी संपदाओं में जब विदेशी निवेशक अपना पैसा लगाते हैं तो उसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करते हैं। जैसे आप मान लीजिए आज आपकी हुंडई की कार है, तो हुंडई की कार कहाँ भारत की थोड़ी है, दक्षिणी कोरिया की है। लेकिन दक्षिणी कोरिया की जो कंपनी है हुंडई, एक वो दक्षिणी कोरिया क्या करेगा, हुंडई की जो कंपनी है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी अलग अलग देशों में पता चलता है, तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग अलग देशों में पैसा लगाती है, तो उतना ही अच्छा था, जितना जिस देश में जितना विदेशी निवेश आता है वो उतना ही तरक्की करता है। ठीक है, तो जैसे हुंडई की कार है तो भारत में आएगी, बेचेगी अपना सामान, तो यहाँ पर बहुत कारखाने भी लगाएगी, कार के पार्ट में निर्माण करेगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा भी आएगा, यहाँ पर भारत में विकास भी होगा। अब जैसे भारत की कंपनी मारुति दूसरे देश में जाएगी, अब दूसरे देश में जाएगी तो वहाँ निवेश करेगी, तो उस देश के लिए अच्छा है, तो प्रत्यक्ष निवेश यही है। तो जितना देश के लिए आवश्यक है उतना अच्छा है, जितना आए उतना ही अच्छा है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में और सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक आता है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगली बात, बलूचिप कंपनियां क्या होती है? बलूचिप कंपनियां वे कंपनियां होती है जो अपने क्षेत्र में काफी समय से काम करती है, काफी समय से काम कर रही है अपने क्षेत्र में। किसमें? केवल अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, और वो तथा अपने क्षेत्र की शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल हो उसको बलूचिप कंपनियां कहते हैं। जैसे अपने क्षेत्र, जैसे आपका यहाँ पर बिस्कुट उद्योग भी हो गया, आपका तेल भी हो गया, या आपका रिफाइनरी भी हो गया, या आपका ऑटोमोबाइल भी, अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं। जैसे आप बात करो पावर में बात करो तो रिलायंस पावर है। अगर आप गाड़ियों में बात करो इसमें गाड़ियों में तो आप मारुति के देखो, मारुति क्या है, मारुति की जो कार है शीर्ष 3 कंपनियों में, तो वो ब्लूचिप कंपनी है। इसी तरह से आप आईटी में देखो तो टाटा, आप टीसीएस देखो, टाटा की कंपनी देखो, तो ब्लूचिप कंपनियां वो है कि जो अपने क्षेत्र में यानी कि शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल हो, शीर्ष 3 कंपनियों में, और जो बहुत बड़ी हो यानी कि जो बहुत समय से काम करे तो उसको ब्लूचिप कंपनियां। जैसे रिलायंस होगी, आपके टीसीएस होगी, आपके अलग अलग कंपनियां होगी जो अब अपने क्षेत्र में तगड़ी है। हार्ड करेंसी क्या है? हार्ड करेंसी समझना, हार्ड करेंसी का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो, यानी कि जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मांग, जैसे मान लीजिए जिसकी मुद्रा की मांग अधिक हो, यानी कि वो मुद्रा तो कम है लेकिन मांग अधिक है, जैसे डॉलर है, अमेरिका का डॉलर की मांग अधिक है, सब डॉलर चाहता है, डॉलर अधिक से अधिक है। तो विकसित देशों की जो मुद्रा होती है वो हार्ड करेंसी होती है, क्योंकि सब चाहते हैं कि विदेशी जो विकसित देशों की जो मुद्रा है वो हार्ड करेंसी अधिकांशतः कहलाती है, इसकी मांग अधिक होती है। क्योंकि सॉफ्ट करेंसी क्या है? सॉफ्ट करेंसी वो होती है जिसकी मांग कम होती है, पूर्ति तो बहुत होती है, अब मांग उसकी कम होती है। तो मुद्रा की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो, पूर्ति अधिक है तो उसकी मांग कम होती है, सॉफ्ट करेंसी। जैसे पिछड़े हुए देशों की या विकासशील देशों की जो मुद्रा होती है वो सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। हीनार्थ प्रबंध क्या है? हीनार्थ प्रबंध समझना है यहाँ पर, हीनार्थ प्रबंध भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको घाटे की अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? घाटे की अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, घाटे की अर्थव्यवस्था, इसको आपको यहाँ पर समझना होगा। तो हीनार्थ प्रबंध का मतलब है कि जब सरकार के बजट में आय कम होती है, जैसे बजट में आय तो कम हो और व्यय अधिक हो। अब पैसा तो कम आ रहा है लेकिन खर्च ज्यादा कर रहे हो, तो इसके लिए क्या करोगे फिर आप? यानी कि पैसा तो कम है आपके पास और आप खर्च ज्यादा कर रहे हो, तो क्या करोगे? फिर सरकार क्या करती है कि आरबीआई से पैसा लेगी या अलग अलग जगहों से उधार पैसा लेगी, तो वो ये चीजें होती है, इसको बोलते हैं हीनार्थ प्रबंध। भारत का जो अर्थव्यवस्था जो बजट है वो हीनार्थ प्रबंध का एक उदाहरण है। भारत में सरकार क्या करती है? आय तो कम होती है ना, और व्यय ज्यादा करती है। ये विकासशील देशों के लिए अच्छा है, उन देशों के लिए अच्छा है, लेकिन इसकी सीमित मात्रा में होनी चाहिए। यानी कि अगर बात करें तो जिस सरकार में बजट में आय तो कम होती है और व्यय अधिक होता है, तो ये व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था भी कहलाती है, हीनार्थ प्रबंध भी कहलाता है। ये भारत में अपनाया जाता है, वर्तमान में यही व्यवस्था है भारत में, तो ये चीजें घाटे की अर्थव्यवस्था होती है। अगला, ग्रेसम का नियम क्या है? ग्रेसम का नियम यह है कि अगर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में हो, ग्रेसम का नियम है कि अच्छी और बुरी मुद्रा एक समय प्रचलन में हो, तो वो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, केवल बुरी मुद्रा ही उस अर्थव्यवस्था में रह जाती है। यही ग्रेसम का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेसम का नियम। एंजिल का नियम क्या है? एंजिल का नियम यह है कि इसके नियम के अनुसार अगर बात करें तो एंजिल का नियम ये कहता है, अगर किसी उपभोक्ता के पास कम पैसा है, यानी कि वो गरीब व्यक्ति है, यानी कम पैसा वाला व्यक्ति है, तो वो अधिक से अधिक कम पैसा वाला जो व्यक्ति होता है वो अधिक से
अधिक अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन पर खर्च करता है, भोजन जैसी आवश्यकताओं पर खर्च करता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आय बढ़ेगी, बड़ा आदमी होगा, तो उसके आय का कम से कम भाग वो भोजन पर खर्च करेगा और दूसरी विलासिताओं पर ज्यादा खर्च करेगा। यही क्या कहता है एंजल का नियम, क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग भोजन आदि पर व्यय करते हैं और आय बढ़ने पर भोजन पर व्यय कम होता जाता है। ये एंजल का नियम है। जैसे मान लीजिए आज गरीब व्यक्ति तो अधिकांश जो कमाता है 100 रुपये कमाता है, 200 रुपये कमाता है, तो 100 रुपये तो अपने भोजन पर खर्च करेगा। लेकिन आज उसकी 1 लाख हो जाएगी, तो 1 लाख होने के बाद में वो अधिकांशतः विलासिता और टीवी, फ्रिज, गाड़ी, अलग अलग चीज़ों पर खर्च करेगा, भोजन पर कम खर्च करेगा। यही एंजल का नियम है। गिपिन वस्तुएं, अब गिपिन वस्तुएं आपके इसमें वक्र में बहुत महत्वपूर्ण है। गिपिन वस्तु मांग पूर्ति का जो नियम है उसमें मांग पूर्ति का नियम एक गिपिन वस्तु पर नहीं लागू नहीं होता। गिपिन वस्तुएं क्या होती है, कुछ घटिया किस्म की ऐसी वस्तुएं होती है जिस पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करते हैं। यानी कि कुछ घटिया किस्म की ऐसी वस्तुएं होती है जिस पर क्या उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करते हैं। घटिया किस्म की वस्तु, जैसे मान लीजिए इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, मांग का नियम लागू नहीं होता। अगर इनकी मूल्य में वृद्धि होगी तो मांग भी अधिक, और मूल्य में कमी होगी तो मांग में भी कमी। यानी कि ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। गिपिन वस्तुएं घटिया वस्तु होती है, इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। अगर इनकी मूल्य में वृद्धि होती है तो मांग भी दिख रहेगी, और अब मूल्य में कमी होगी तो मांग में भी इनमें अपने आप कमी हो जाएगी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, समझा दिया था अर्थशास्त्र वाले वीडियो में। बात करते हैं वैश्विक गांव। ये क्वेश्चन आपके आ चुका है, 2022 में क्वेश्चन आ चुका है अर्थशास्त्र में। वैश्विक गांव की ये जो है, इसको वैश्विक गांव को कभी कभी आपके यहाँ एक भी आ जाएगा कि ग्लोबल विलेज। आप कभी कंफ्यूज मत होना कि ग्लोबल विलेज बोलो या वैश्विक गांव बोलो, दोनों का मतलब एक ही है ना, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो वैश्विक गांव हुआ या ग्लोबल विलेज हुआ, इसका मतलब है ये अवधारणा दी थी मार्शल मकलुहान ने। किसने दी थी? मार्शल मकलुहान ने ये अवधारणा दी थी। इस अवधारणा के अनुसार सूचना के मामले में दुनिया का आकार दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। मार्शल मकलुहान की अवधारणा है, इसके अनुसार दुनिया का आकार दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ये सूचना की तकनीक के माध्यम से तो दुनिया है एक ग्लोबल विलेज के रूप में बदल रही है। तो ये अवधारणा किसकी थी? तो मार्शल मकलुहान की ये अवधारणा थी। और लास्ट है आज वीडियो का लोपर वक्र। लोपर वक्र क्या है समझना। इस वक्र के अनुसार अगर करारोपण की दरों में कमी कर दी जाए, यानी कि टैक्स कम कर दिया जाए, यानी कि टैक्स को कम कर दिया जाए, इसके किसके अनुसार? लोपर वक्र के अनुसार अगर टैक्स में कमी कर दी जाए तो क्या होगा? अगर टैक्स में कमी कर दी जाए तो क्या होगा? सरकार को राजस्व में वृद्धि होगी, यानी कि सरकार को अधिक से अधिक पैसा मिलेगा। ये लोपर वक्र कहता है। यानी कि थोड़ी बहुत कमी की जाएगा करों में तो अधिक से अधिक लोग क्या करेंगे? कर देंगे। लेकिन ये कहता है लोपर वक्र, अगर आपको अगर ये तो वृद्धि होगी, अगर आप करों में टैक्स में करों में आप कमी करोगे तो आपके राजस्व में वृद्धि होगी। लेकिन अगर आपकी इसकी सीमा से अधिक इसको कमी कर दोगे, टैक्स की सीमा से अधिक कमी कर दोगे, तो आपको फिर नुकसान होगा। क्या होगा आपको? फिर आपको राजस्व में कमी होगी, यानी कि फिर आपको इसमें कमी हो सकती है राजस्व में। तो आपको एक सीमा आती है कि इसको कमी करना है। और इस नियम को लोपर वक्र को वर्तमान समय कौन कौन से देशों के ने अपनाया था, कौन कौन से देशों के प्रधानमंत्री ने अपनाया था, तो क्वेश्चन बहुत सी बार आ चुका है। तो लोपर वक्र को इस नियम को जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन भी इसको अपना चुके हैं, अमेरिका में अपना चुके हैं। कौन? रोनाल्ड रीगन। इसी तरह से ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर, वो भी इसको अपना चुकी थी। किसको? इस अवधारणा को अपना चुकी थी। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। तो ये चीजें आपके थे, तो ये अर्थशास्त्र के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी अवधारणा है जो आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। और ये वीडियो आपके कोर्स में ऐड हो जाएगा। अभी मैं कर रहा हूँ तो कोर्स में आपके ऐड हो जाएगा। लगभग आपका अर्थशास्त्र का लगभग कंप्लीट हो गया। जो चीजें आपकी करंट की चीजें थी या कुछ नई चीजें थी, उन सभी को आपको अभी सब मिल जाएगी। लगभग कोर्स हो चुका है। फिर भी अगर आपको कुछ भी समस्या रहे, फिर भी अगर आपको लगे कि मुझे इसमें कमजोरी है, एसएसटी का पूरा कोर्स आपको करा दिया है, पर फिर भी आपको कुछ किसी प्रकार कोई समस्या रहे तो आप 74 140 35 392 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उसका आपको पूरा समाधान किया जाएगा। हमारा प्रयास ये है कि आपको प्रत्येक टॉपिक अच्छे समझ में आए। तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। अच्छी जो चीज़ें हमें लगती है कि आपको ये चीज़ें भी याद करनी चाहिए, तो चीज़ें आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।